टॉपिक वही है अपना एडवर्ब। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ बाकी है। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे, एक वर्ड है हमारा हार्ड और एक वर्ड होता है हार्डली। हार्ड एंड हार्डली। हार्ड का अर्थ क्या होगा? हार्ड का अर्थ होगा कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत से, ठीक है। और हार्डली का अर्थ क्या होता है? हार्डली का अर्थ होता है ना के बराबर। हार्डली का अर्थ होता है ना के बराबर। हार्ड का अर्थ होता है कड़ी मेहनत से, जबकि हार्डली का अर्थ होता है ना के बराबर। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर अपन ऐसे एक क्वेश्चन देखें कि इफ यू वांट इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यू मस्ट वर्क हार्डली। यू मस्ट वर्क हार्डली, ये सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यू मस्ट वर्क हार्डली, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर हार्डली वर्ड को लिखा है। मैंने किसको लिखा है? हार्डली को। अब क्या मैंने ये हार्डली करेक्ट लिखा है या गलत है, इसको अपन को यहाँ से पता चलेगा। हार्डली का अर्थ क्या होता है? ना के बराबर। यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये होना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा है हार्डली। तो ये हार्डली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू मस्ट वर्क हार्ड। तो हार्ड हार्डली में ये तो एग्जाम्पल था हार्ड का, तो ये हार्डली कब आएगा? हार्डली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपन कहते हैं हार्डली हार्डली एनी स्टूडेंट हार्डली any student hardly any student can get good marks, can get good marks because the paper was because the paper was because the paper was very difficult. Paper was very difficult. अब देखो, ये सेंटेंस है दूसरा। इस सेंटेंस में हम देखें तो ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये एन ई से आप समझिए कि ये सेंटेंस का है नो एरर। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारे पास, और ऊपर अपने पास हिंदी मीनिंग है हार्डली। यहाँ तो हमें पता चला कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट वर्क हार्डली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्डली का अर्थ होता है ना के बराबर। यहाँ पर होना चाहिए था अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन को क्या लिखना चाहिए? हार्ड। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि हार्डली एनी स्टूडेंट। अब इसका अर्थ होता है ना के बराबर कोई विद्यार्थी अच्छे नंबर ले सकता है, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर हार्डली एकदम करेक्ट यूज हुआ है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अपन बात करते हैं आगे एडवर्ब में। अब हमारे पास एडवर्ब में अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इनफ से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है इनफ। इनफ जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको बोलते हैं पर्याप्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्याप्त। और इसका सिनोनिम होता है, सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट इसका सिनोनिम, या जिसको अपन कहते हैं समानार्थी शब्द। एडिक्वेट भी होता है इसका सिनोनिम, और इसका सिनोनिम सफिशिएंट भी होता है। सफिशिएंट या एडिक्वेट, इसके दो सिनोनिम होते हैं। और अगर अपन कहें कि इनफ है क्या, तो इनफ एडवर्ब, अपना टॉपिक एडवर्ब है, अपन एडवर्ब पढ़ रहे हैं। इनफ एडवर्ब भी होता है और इनफ एडजेक्टिव भी होता है, दोनों ही होता है। इनफ एडजेक्टिव भी होता है
और इनफ एडवर्ब भी होता है। अब सवाल ये है कि ये एडवर्ब होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, और ये एडजेक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और इसके ये क्या है, एडिक्वेट और सफिशिएंट जो है, इसके इंग्लिश में तो अपन बोलते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं। ये क्या है, सिनोनिम्स है, या हिंदी में अपन कहते हैं कि ये समानार्थी शब्द हैं। इसके समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। ओके। और अगर अपन इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो इसका क्या होगा, एडिक्वेट होता है पर्याप्त, तो यहाँ पर होगा स्मॉल। स्मॉल हो सकता है, या इसका टिनी भी हो सकता है। ये इसका अर्थ होता है बहुत कम। अब ये दोनों वर्ड इसके क्या हैं, ये दोनों वर्ड हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, या फिर अपन कह सकते हैं इसके क्या हैं, विलोम शब्द हैं जी। क्या है ये है विलोम शब्द, ये इसके विलोम शब्द हैं। अब एनफ के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की है, और एनफ हम कहते हैं कि एडवर्ब भी है और एनफ एडजेक्टिव भी है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि एनफ एडजेक्टिव है या एनफ एडवर्ब है, इस बात का पता कैसे चले। तो इस बात का पता चलाने के लिए अपन बढ़ते हैं आगे। इस बात का पता करने के लिए दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एक रूल समझना है कि एनफ जो होता है वो नाउन से तो पहले आता है, नाउन से पहले आता है। और नाउन आपको पता ही है क्या होता है, नाउन कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है। एनफ नाउन से पहले आता है, और जब ये नाउन के साथ आता है ना, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, तब अपन इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, तब ये एडजेक्टिव होता है। और दूसरी बात, एनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। अगर ये एडजेक्टिव होगा ना, तो ये कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के बाद, ENOUGH। अब देखो यहाँ पर एनफ का प्रयोग नाउन से पहले आ रहा था, तब तो इसको एडजेक्टिव कह रहे थे, और एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। पहला प्रश्न क्या था हमारा कि एनफ को क्या बोलें, एडवर्ब बोलें कि एडजेक्टिव बोलें। तो सीधी सी बात है भैया, अगर ये नाउन के साथ है तब तो आप इसको एडजेक्टिव बोलो, और जब ये एडजेक्टिव के साथ है तब आप इसको एडवर्ब बोलो। सिंपल सी बात है, नाउन से, नाउन के साथ आ रहा है जब तो आप इसको एडजेक्टिव कहो, और नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले आना चाहिए, और जब ये एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, उस कंडीशन में आप इसको एडवर्ब कहो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि शी हैज इनफ बुक्स, शी हैज इनफ बुक्स इन हर बैग, और NE से आप समझें नो एरर। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये सेंटेंस का है डी पार्ट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन दिस फाइट, ये क्वेश्चन है, और नो एरर। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और ये सी पार्ट, और ये पार्ट। अब देखो हमारे पास है दो क्वेश्चन। अब एनफ का प्रयोग सही हुआ या नहीं वो चेक करना हमें। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर बुक्स क्या है, बुक्स यहाँ पर नाउन है। ओके, और इनफ का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तो यहाँ पर इनफ का प्रयोग नाउन से पहले ही हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एरर तो कोई नहीं है, और अगर अपन से कोई ये पूछे कि ये इनफ क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये एडजेक्टिव है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है,
क्योंकि एनफ जब नाउन के साथ आता है तब वो एडजेक्टिव ही होता है। यहाँ पर देखो नाउन के साथ आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये वाला एनफ एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है। ये रहा, एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, तो एडजेक्टिव के बाद है ये तो बात ठीक है, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन जब एडजेक्टिव के बाद आता है तो इस एनफ को क्या कहा जाता है, इसको एडवर्ब कहा जाता है। तो कोई अपन से पूछे भाई ये एनफ क्या है, तो हमारा आंसर है भैया ये एनफ एडवर्ब है। ये एनफ क्या है, ये एनफ एडवर्ब है। इस तरह से हमें पता चल गया कि एनफ का फंडा है क्या, एनफ जो है वो क्या है, यहाँ से अपन को पता चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आइए वापस एडजेक्टिव एडवर्ब के और संबंधित क्या बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब तक जो तुमने पढ़ा एडवर्ब के अंदर, मैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन दूंगा। एडवर्ब से रिलेटेड जो जो बातें हमने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड अब अपन क्वेश्चन करेंगे। एडवर्ब से रिलेटेड जो बातें पढ़ी हैं मैं उनको बता दूं तो आपने एक तो एमपीटी रूप पढ़ा है, ठीक है, एक एक शॉर्ट लिस्ट से अपन इसको पूरा कर लेते हैं, मैं सारी चीजों को एक बार वापस क्लियर करूंगा। एक तो हमने एमपीटी पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़ा है, एक हमने पीएमटी पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है जी, एक हमने पढ़ा है टीवीएस, एक हमने पढ़ा है एमटीएस, एक हमने पढ़ा है टीएमएन, एक हमने पढ़ा है एमटीए, एक हमने पढ़ा है ईएन, एक हमने पढ़ा है एई, और एक हमने पढ़ा है टीवीएस हो गया, मच मैनी हो गया, पीएम एमपीटी पीएमटी टीवीएस एमटीएस टीएमएन टीएमएन एमटीए ईएन एई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है मोस्ट और मोस्टली, ये पढ़ा है। इसके अलावा हमने एडवर्ब में पढ़ा है हार्ड और हार्डली, हार्ड और हार्डली। इसके अलावा हमने एडवर्ब में पढ़ा है लेट और लेटली, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी कुछ पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, और कुछ हमने पढ़ा है सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, एक तो ये पढ़ा है, एक हमने इसमें पढ़ा है सेल्डम और नेवर, ये पढ़ा है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका 8 हो गया, ये 9 10 11 12 13, ये चीजें हमने एडवर्ब में पढ़ी हैं। और इसके अलावा हमने और भी पढ़ा है, 14 की बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमने ये भी पढ़ा है। और 15वीं बात आपको ये याद होनी चाहिए कि इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोले तो परिभाषा, आपको एडवर्ब की परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 15 बातें अगर किसी भी स्टूडेंट को एडवर्ब के संबंध में पता है तो उसका एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्हीं 15 बातों को रिवाइज करने के पर्पज से, इन्हीं 15 बातों को रिवाइज करने के उद्देश्य से हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से अपन को एडवर्ब जो है ना एक बार और रिवाइज हो जाएगा, एडवर्ब से रिलेटेड और भी कोई बचा कुचा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसी के साथ ये टॉपिक एडवर्ब कंप्लीट भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब।
अब देखो दोस्तों, ये जितनी भी 15 चीजें दिखाई दे रही है ना आपको, इनसे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको एक बार फिर बता देता हूँ यहीं पर, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं पीएमटी की बात करूं, यहाँ से एक नंबर वापस ले लेता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पर पीएमटी की बात करूं, एमपीटी की, सॉरी, एमपीटी का अर्थ क्या है? एमपीटी का अर्थ ये है कि एमपीटी के लिए अपन यहाँ पर सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को देखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखेंगे और एडवर्ब ऑफ टाइम को देखेंगे। तो एमपीटी का फुल फॉर्म क्या है? एमपीटी का फुल फॉर्म है, सबसे पहले हम मैनर की बात करेंगे, और फिर हम प्लेस की बात करेंगे, और फिर हम टाइम की बात करेंगे। अगर हम किसी एक सेंटेंस में मैनर, मैनर किसको बोलते हैं? किसी काम का तरीका। और अगर हम किसी स्थान की बात करें, या फिर हम किसी समय की बात करें, समय, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हमने एमपीटी का नाम दिया है। ये जो हमारा फर्स्ट रूल है ना एमपीटी, ये है। तो किसी एक ही सेंटेंस में अगर तरीका, स्थान और समय होगा, तो हम सबसे पहले तरीके को लिखेंगे, फिर प्लेस को लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम दूसरे रूल पर पहुंचे जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? पीएमटी। इसका फुल फॉर्म भी यही है। इसका फुल फॉर्म भी क्या है? यही है। पी बोले तो प्लेस है, और एम बोले तो मैनर है, मैनर, और टी बोले तो बच्चों टाइम है। तो यहाँ पर क्या है कि अब स्थान को पहले लिखना है, और फिर उसके बाद तरीका लिखना है, और फिर उसके बाद अपन को समय लिखना है। लेकिन ये कुछ निश्चित वर्ब के साथ ही होगा ऐसा। और निश्चित वर्ब कौन सी हैं? जैसे कम, जैसे गो, जैसे एंटर, जैसे अराइव। ये कुछ निश्चित वर्ब हैं, इनके साथ ही आपको इस पीएमटी को लगाना है। ये रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर आइए टीवीएस। टीवीएस की फुल फॉर्म क्या है? तीसरा रूल क्या है अपना? टीवीएस। अब इस टीवीएस का अर्थ क्या है भैया? टीवीएस का अर्थ कुछ नहीं है कि सबसे पहले तो आपको द लिखना चाहिए, फिर आपको वेरी लिखना चाहिए, और उसके बाद आपको एस डी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लिखना। आपको सबसे पहले द, फिर वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखना चाहिए। और एमटीएस क्या कहता है? एमटीएस रूल नंबर 4 की बात करें, तो एमटीएस क्या कहता है? एमटीएस कहता है कि अगर आपको लिखना है आर्टिकल द की बात करें मच के साथ, तो सबसे पहले मच लिखना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल द लिखना चाहिए, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखनी चाहिए। एमटीएस का रूल ये कहता है। और टीएमएन क्या बोलता है? टीएमएन रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले टीएमएन, टीएमएन ये कहता है कि सबसे पहले टू होगा, और उसके बाद मच होगा, और उसके बाद नाउन होगी। और एमटीए क्या कहता है? एमटीए, एमटीए ये कहता है कि पहले मच होगा, और उसके बाद टू होगा, और उसके बाद एडजेक्टिव होगा। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके ऊपर भी अपन क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद ईएन, ईएन और एई को भी हमने पढ़ा ही है। ईएन और एई का फुल फॉर्म, ईएन का मतलब होता है पहले इनफ आएगा, इनफ, और उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद नाउन आएगी। और 8वां रूल कहता है एई। एई में, एई का अर्थ क्या है कि पहले तो एडजेक्टिव आएगा, पहले एडजेक्टिव आएगा, और फिर इनफ आएगा, फिर क्या आएगा? इनफ आएगा। इसी तरह अगर हम इन बाकी शब्दों की बात करें, तो मोस्ट का अर्थ क्या होता है? मोस्ट का अर्थ होता है अत्यधिक। और मोस्टली का अर्थ क्या होता है? मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर। अब इस मोस्टली की खास बात यह है कि ये एवरी से पहले नहीं आता। मोस्टली, हार्ड, हार्डली अभी मैंने बताया। हार्ड का अर्थ होता है कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से। और हार्डली का अर्थ होता है ना के बराबर, ना के बराबर। और लेट का अर्थ होता है देरी, और लेटली का अर्थ होता है हाल ही में, हाल ही में। और इसी तरह सेल्डम के साथ इफ होगा,
तो एवर जोड़ा बनाएगा, सेल्डम के साथ और है तो नेवर जोड़ा बनाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर जो तरीका बताने वाले शब्द हैं उनको कहा जाता है, एलवाई वाले वर्ड भी होते हैं ये। इनकी खास बात ये है कि इनसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। और प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले नहीं आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर अपने पहले प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो ये यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। और डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा में बस आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी वर्ब यानी कि क्रिया, किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी अन्य एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। अब दोस्तों इन सब से रिलेटेड ये पूरा एडवर्ब यहाँ पर क्लियर होता है। आपका ये जो टॉपिक है ना, अगर आपको एडवर्ब की ये बातें पता है ना तो आपका एडवर्ब टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर होगा। बस आप ये पढ़ लो, एडवर्ब में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट बकाया नहीं रहेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एमपीटी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। पीएमटी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। बस एमपीटी पीएमटी में फर्क ये है कि पीएमटी सिर्फ इन वर्ब के साथ आएगा, कम, गो, एंटर, अराइव। और टीवीएस का अर्थ है कि पहले द लगाओ फिर वेरी फिर सुपरलेटिव डिग्री। और एमटीएस का है कि पहले मच लगाओ फिर द फिर सुपरलेटिव डिग्री। और टीएमएन का है पहले टू फिर मच फिर नाउन। एमटीए का है पहले मच फिर टू फिर एडजेक्टिव। और ईएन का अर्थ होता है इनफ और फिर नाउन। एई का अर्थ होता है पहले एडजेक्टिव फिर इनफ। मोस्ट का अर्थ होता है अत्यधिक, मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर। मोस्टली जो है ना ये एवरी से पहले नहीं आएगा, इसके बदले अपन ऑलमोस्ट का यूज कर सकते हैं। हार्ड हार्डली की बात करें तो हार्ड का अर्थ होता है जो है कड़ी मेहनत से, और हार्डली होता है ना के बराबर। लेट का अर्थ होता है देरी, लेटली होता है हाल ही में। और उसके बाद सेल्डम के साथ इफ होगा तो एवर जोड़ा बनाएगा, सेल्डम के साथ नेवर होगा तो और जोड़ा बनाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये तरीका बताता है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी बातों की बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चंस जो है अब अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आप इनको एकदम बढ़िया तरीके से देख लो, फिर अपन करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन इससे रिलेटेड। शुरू होते हैं भैया अपने क्वेश्चन। और क्वेश्चन किसके हैं? क्वेश्चन है एडवर्ब के। क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्वेश्चन किसके हैं? एडवर्ब के। तो आज जो है अपन एडवर्ब को कर देते हैं फिनिश। एडवर्ब की कहानी आज होने वाली है खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आई हैव सीन मोस्टली एवरी फिल्म ऑफ बॉलीवुड। नो एरर। आई हैव सीन मोस्टली एवरी फिल्म ऑफ बॉलीवुड। एक क्वेश्चन तो है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि दिस इज द मोस्टली इंपोर्टेंट
important topic of English grammar. English grammar. ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये हो गया बच्चों सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट. दिस इज द मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तीसरा क्वेश्चन, हार्डली some students can speak English fluently. एन ई से समझिए नो एरर. ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज hardly surface of this roof. No error. क्वेश्चन नंबर 5. 5-5 करके क्वेश्चन करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 5. कैन यू solve my problem in easily. Can you solve my problem in easily? ओके, ये 5 क्वेश्चन है. तो आप देखो, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या इनका आंसर बनना चाहिए. आपकी नजर में क्या बनना चाहिए, आप तुरंत देखें और फिर मुझे बताएं कि यहाँ पर करेक्ट कॉन्सेप्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए. तुरंत देखो. आपको मैंने पूरी एक लिस्ट बना के बताई अभी भी कि अपन को एडवर्ब से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है. तो उस हिसाब से आप बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे. ठीक है, तुरंत देखो और डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि यहाँ पर किस तरह के आंसर आपकी नज़र में बन रहे हैं. तो चलो अपन कर लेते हैं इनको सोल्व. कैसे बनेंगे, ये कह रहा आई हैव सीन मोस्टली एवरी. तो दोस्तों एवरी से पहले तो मोस्टली कभी आता ही नहीं है. इसके बदले क्या आता है, इसके बदले आता है भैया ऑलमोस्ट, या फिर इसके बदले आता है ऑलमोस्ट के अलावा नियरली. नियरली भी आ सकता है, ऑलमोस्ट भी आ सकता है, बट एवरी से पहले मोस्टली नहीं आ सकता. फिर कह रहा है दिस इज द मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन. मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नॉट मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन. फिर आता है हार्डली सम स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो दोस्तों हार्डली के साथ सम नहीं आता. हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ एनी आता है. उसके बाद है दिस इज हार्डली सरफेस ऑफ दिस रूफ. हार्ड सरफेस, हार्डली सरफेस नहीं, कैसी सरफेस, हार्ड सरफेस. हार्ड मतलब सख्त, कठोर. तो इस रूफ का ये हार्ड सरफेस है. कैन यू सोल्व माई प्रॉब्लम इन इजिली. तो दोस्तों यहाँ पर इजिली जो है ना, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर. और एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले
प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर ये गलती है। कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम इन ईजिली, ये गलत है। अपन इसको ऐसे बोलेंगे, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम ईजिली। इन ईजिली का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ओके, चलो सेकंड स्टेप देखते हैं। ये तो 5 क्वेश्चन हो गए, अगले 5 क्वेश्चन और देखिए। अगले 5 क्वेश्चन अगले 5 क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं सेकंड, छठा क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स entered my house secretly yesterday और नो एरर। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये है सेंटेंस का बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट और ये है सेंटेंस का पार्ट। इसी तरह 7 क्वेश्चन है कि some students cried loudly in the class yesterday और ओके, ये दूसरा हो गया। अब ये सेंटेंस का रहा हमारा ए पार्ट, ये रहा सेंटेंस का बी पार्ट, ये रहा जनाब सी पार्ट और ये रहा जनाब डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 8 साहब। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश with fluently I can speak English with fluently। तो ये सेंटेंस का ए पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये होगा सी और ये होगा डी। आई कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंटली। नौवां क्वेश्चन ये है कि he has enough knowledge of computer he has enough knowledge of computer। अब ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी पार्ट और ये डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है यू seldom or ever meet your friends और नो एरर। ये ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। अब बच्चों बताओ आप कि यहाँ पर कहाँ पर क्या गलती है? ठीक है, तो तुरंत आप मुझे बताओ कहाँ पर क्या गलती है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर क्या एरर होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है एंटर्ड, एक वर्ड आ रहा है एंटर्ड के साथ अपन को पता है पीएमटी आना चाहिए। पीएमटी का मतलब पहले प्लेस आना चाहिए। तो माई हाउस क्या है?
प्लेस है। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए, ly वाला वर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो pmt बन रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं। उसके बाद है सम स्टूडेंट्स क्राइड लाउडली इन द क्लास यस्टरडे। अब लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर है और इन द क्लास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये मैनर है, ये प्लेस है, यस्टरडे क्या है, टाइम है। तो ये क्या बन गया, एमपीटी। एमपीटी इसके साथ बन सकता है, क्योंकि पीएमटी तो चार ही वर्ब के साथ तो बन सकता है। कौन कौन से, कम, गो, एंटर और अराइव। कम, गो, एंटर, अराइव, इन्हीं के साथ तो पीएमटी आता है, बाकी सबके साथ तो एमपीटी आता है। तो यहाँ पर क्राइड वर्ब है जो कि कम, गो, एंटर, अराइव में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर एमपीटी बनेगा। तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। आई कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंटली। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लुएंटली क्या है, फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उसके बाद ही हैज इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज नाउन है और नाउन से पहले इनफ का यूज किया जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में भी हमारे पास कोई एरर नहीं है। यू सेल्डम और एवर मीट योर फ्रेंड्स। तो हमें पता है सेल्डम के साथ जब और आता है ना तो एवर नहीं आता, तब क्या आता है, तब आता है जी नेवर। सेल्डम के साथ इफ एवर और सेल्डम के साथ और नेवर, इनका जोड़ा बनता है। इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एडवर्ब नाम के टॉपिक का अंत कर लिया है। अंत तो नहीं करा, एडवर्ब तो टॉपिक हमेशा ही रहेगा, हमने हमारी इस क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, कल आपको तैयार होके आना है। कि तैयार होके आने का मतलब ये नहीं कि अपन कहीं प्रोग्राम में चलेंगे, आपको प्रिपेयर होना है प्रीपोजिशन के लिए। कल का टॉपिक रहेगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कशन कल से अपन शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। कल फिर मिलते हैं, एंजॉय कीजिए क्लास को, नमस्कार।